Good morning, friend. Welcome. This is Ajit Kumar Gupta from Team The Red Fight. Thank you for joining us. Follow your dream session. Today we are with Mr. Sachin Kumar Gautam. Yes, यूपीएससी जो ड्रीम है आपका, जो आप लोग ड्रीम देखते हो कि यूपीएससी क्या होता है, कैसे होता है, क्या नहीं होता है, एक बड़ी सी इमेज क्रिएट होती है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के बीच के कि कोई क्रैक करने वाला आईएएस आईपीएस आईएएस इन सब से में हमारी इंटरेक्शन हो सके। बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, पेरेंट्स का भी कहना था कि उसके बारे में एक विजन क्लियर हो सके, अगर कोई समय निकाल सके। तो सचिन सर ने हमारे लिए समय निकाला है। तो सचिन सर के बारे में एक थोड़ी सी बात कर दे तो वो एनआईटी सूरत से ग्रेजुएट हैं, मतलब सिविल इंजीनियरिंग उन्होंने कंप्लीट किया। उसके बाद एक एमएनसी में कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए उन्होंने वर्क भी किया। उसके बाद उस सेक्टर को छोड़ करके फिर आईएएस की प्रिपरेशन की, इंजीनियरिंग सर्विस की, और यूपीएससी 2013 में ऑल इंडिया रैंक 64 सिक्योर किया। ज़्यादा आपका समय न लेंगे और मैं चाहूँगा कि सचिन सर को खुद ज्वाइन करें। सचिन सर, तो वेलकम सचिन सर, प्लीज़ ज्वाइन अस विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन सो दैट आवर स्टूडेंट connect with you. Hello everyone, I am Sachin Kumar Gautam. I am working as Executive Engineer in Ministry of Road Transport and Highways. I was recruited to this department through UPSC Engineering Services 2013. Before that, I was working in a IT firm for a very short time. I graduated from NIT Surat in 2012 and I did my schooling up to class 10th from Gaya and I did my 12th from DAV Patna. सर मैं बहुत ज़्यादा, चूँकि आपकी भी बिजी शेड्यूल होते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं है लोगों के पास, तो मैं चाहता हूँ कि सीधे अपने उन मुद्दों पर बात करें जिन टॉपिक्स पर बच्चों की एक जिज्ञासा जुड़ी होती है कि जानने की कि क्या है। बहुत सारे बच्चों का ये चीज़ होता है कि बहुत सारे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स लोगों को मैंने देखा, उनके इंटरव्यूज़ को फॉलो किया, तो उनका होता है कि बहुत सारी लाइफ में वो ऑड कंडीशन से अपने आप को निकलते हैं। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं उनके पास, या फिर फैमिली प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या आपकी प्रिपरेशन के दरमियान कोई ऐसी दिक्कतें थी, ऐसे फेज थे जो कंस्ट्रेंट था जिसके कारण कुछ डिसीजन को लेकर के प्रॉब्लम हो रहा, या ऐसा कुछ? प्लीज शेयर सर। रिगार्डिंग द कंस्ट्रेंट्स इन माय जर्नी, ऐसा कोई बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट या हर्डल मुझे नहीं फेस करना पड़ा, पर आई थिंक ये सिलेबस अपने आप में बहुत वास्ट होता है, वेदर इट्स इंजीनियरिंग और वेदर इट्स यूपीएससी। तो इस सिलेबस को अपने आप में कवर करना, हर टॉपिक को, हर चीज़ को समझ के एग्ज़ाम के दिन पेपर पे एग्जीक्यूट करना, ये अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज है। मैं मानता हूँ कि बिगेस्ट चैलेंज जो किसी एस्पिरेंट्स के सामने है, वेदर इट्स यूपीएससी, इंजीनियरिंग और मेडिकल, वो यही है कि इतनी मोटी मोटी किताबों को पढ़ना, उसमें से काम की चीज़ों को निकालना, सही चीज़ को समझना, सही टॉपिक को प्रायोरिटाइज़ करना, एग्ज़ाम के दिन बैलेंस बना के सही तरह से आंसर लिख के आना, ये मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज यही है। सर, क्या मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आ रहा हूँ आपके साथ, मतलब बहुत सारे बच्चे थे और बच्चों के माइंडसेट को मैं पढ़ रहा हूँ। कहना होता है कि बच्चे कहते हैं कि क्या यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए या यूपीएससी को डिसाइड करने के लिए कि ड्रीम होगा क्या? क्या आपका विजन एनआईटीज में या बीटेक करने के दरमियान ही शुरू से ही क्लियर था कि नहीं यूपीएससी करना था? क्योंकि मैं जिस टाइम फेज की बात करूँ तो उस समय एक गेटिंग इनटू एन एनआईटी खुद ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट्स है कि अगर आपको एनआईटीज आईआईटीज की सीट मिल गई, क्योंकि ट्रिपल को क्रैक करना, नेशनल रैंक लो लाना और एनआईटीज आईआईटीज के सीट को लेना, क्योंकि इवन आज के डेट में भी एनआईटीज आईआईटीज में अलॉटमेंट होना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। तो क्या उस समय आपने इन करते ही इस बात को डिसाइड किया था कि भाई जाना है तो अपने को यूपीएससी करना है, कॉलेज में कुछ ऐसा कुछ था? प्लीज सर। नहीं, जब मैं कॉलेज में गया था तो मेरे दिमाग में बिल्कुल ये नहीं था कि मुझे आगे यूपीएससी करना है या क्या करना है। बस मुझे था कि मैं एक अच्छे कॉलेज में आ गया हूँ, अब यहाँ से मुझे प्लेसमेंट लेनी है, और मैं बहुत कैजुअल था कि अच्छे कॉलेज में आ गए हैं तो प्लेसमेंट तो हो ही जाएगा। तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी के साथ कुछ मैंने पढ़ाई नहीं की थी। ये मेरी गलती थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छी जॉब नहीं लगी। एक आईटी फर्म में मुझे बहुत एवरेज पैकेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, और उस कंपनी में मैंने कुछ समय भी बिताया, 2-3 महीने, 4 महीने, एंड आई रियलाइज्ड कि आई डिज़र्व समथिंग बेटर, सो आई डिसाइडेड टू क्विट दैट जॉब एंड मूव टू दिल्ली
टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस। ये आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि इंजीनियरिंग कॉलेज और एक अच्छे कॉलेज में जाना अपने आप में एक चैलेंज है, और वो एक सफलता उस उम्र में लोग मानते हैं कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में आ गया, एक अच्छी सफलता है, पर वो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ और आगे का करियर डिसाइड नहीं करता। आपको उसके बाद भी बहुत मेहनत करनी होती है। तो उसके बाद जो करियर ऑप्शंस हैं, आप या तो इंजीनियरिंग के समय ही डिसाइड कर लें कि आपको एक जॉब करना है अपने कोर सेक्टर में, या यूपीएससी की कोई परीक्षा के लिए तैयारी करनी है। उसका बेहतर समय यही है कि आप सेकेंड या थर्ड ईयर में डिसाइड कर लें बिल्कुल कि मुझे अगर मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो मुझे किस सेक्टर में जाना है, या सिविल इंजीनियरिंग हूँ तो मुझे किसी बड़ी कंपनी में जाना है। तो वो कॉलेज के टाइम डिसाइड करना ही ठीक है। मैंने भी ये डिसीज़न फाइनल ईयर में लिया था, कुछ खास तैयारी कॉलेज में नहीं कर पाया, फिर जॉब लग गई तो 3-4 महीने जॉब में मैं सीखने की, एडजस्ट करने की कोशिश करता रहा, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि जॉब छोड़कर मुझे इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करनी है। सर मैं ये जानना चाहूँगा जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ये कहते हैं कि बड़ी चीज़ों को टारगेट जब करें, बोर्ड एग्जाम्स के बारे में प्रिपेयर करते हैं, वो चाहे IIT जेई हो या फिर AIEEE उस समय तो हुआ करता था, अब जो जेई मेंस बन गया, नीट है, मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए भी है। तो बड़ी चीज़ों को जब टारगेट करते हैं तो उनको लगता है कि बहुत सारे ऐसे फेज आते हैं जिस फेज में वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। कभी कभी उनका रिजल्ट उस नहीं होता, डिप्रेशन होता है, कोई भी मैटर हो सकता है, कोई फैक्टर्स हो सकते हैं जो उनको डिप्रेस करता है। तो क्या आपने अपनी प्रिपरेशन के दरमियान ऐसा कोई डिप्रेशन फेस किया था जिसको लेकर के या फिर अगर फेस किया तो उसको किस तरह से टैकल किया सर, आपने किस तरह से उससे बाहर निकला, अपने आप को निकाला? प्लीज सर उस बात को शेयर। डिप्रेशन या टफ टाइम, जब आप कोई बड़ा टारगेट बना के उसके पीछे 1 साल 2 साल उसके पीछे भागते हैं, तो डेफिनेटली एक टाइम आता है जब आप थोड़ा निराश हताश फील करते हैं। कोई टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आ गया या कुछ हो गया, पर ये सब बहुत ही टेम्पररी और मोमेंट्री है। आपका फुल फोकस गोल पे होना चाहिए, आपके प्रोसेस पे होना चाहिए कि क्या प्रोसेस है, क्या मेरे जो बड़े गोल्स के लिए जो छोटे छोटे स्टेप्स मुझे अचीव करने हैं, जो छोटे छोटे टारगेट्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, चैप्टर्स हैं, उसको आप इंडिविजुअली टारगेट करें और उसको सेलिब्रेट कीजिए। आप जब वो कवर हो जाता है, आप उसको पूरा होल्ड कर लेते हैं अपने टॉपिक को, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अब मैं कोई सवाल गलत नहीं करूँगा, अब मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस मेरी अच्छी हो रही है, तो उसको आप एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। आपका जो प्रोसेस है, जो काम है, जो लक्ष्य है, और इसमें जो भी डेली बेसिस पे जो भी आप एक्टिविटी करते हैं उसको एंजॉय करने की कोशिश करेंगे, तो आई डोंट थिंक तैयारी आपको बोरिंग लगेगी। और आई एडवाइस कि आप हफ्ते नहीं तो ज़रूर महीने में एक बार, एक आध दिन या एक आध शाम अपने लिए निकालें, और आप जो भी आपको अच्छा लगता है, किसी से मिलना या मूवी देखना या कहीं किसी के साथ बैठ के गप करना, तो थोड़ा समय आप दीजिए, पर डिस्ट्रैक्ट मत होइए, फोकस बनाए रखिए, और जो भी आपको करना है, एक आध दिन ऑफ ले लिया या कुछ ले लिया, तो आप तुरंत ही बैक टू द वर्क आप आ जाइए। जिस तरह से सर हम लोग अभी कोविड के सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं या फिर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन तो चल ही नहीं पा रहा है। इस केस में किसी भी तरह का एजुकेशन जो प्लेटफॉर्म हो गया वो डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया। डिजिटल प्लेटफॉर्म का मतलब है कि बच्चों अब टैब, लैपटॉप और मोबाइल से जुड़ गए हैं और उनसे ही क्लासेस कर रहे हैं। और जितना हो पा रहा है एजुकेशन सिस्टम के हर कैटेगरी, हर स्टैंडर्ड के लोगों ने अपने आप को उस पर डाल दिया और उस तरह से कंफर्टेबल कर रहे हैं। बट बहुत सारे पेरेंट्स का ऐसा कंप्लेन है या फिर कहीं ना कहीं टीचर्स भी नोटिस कर रहे हैं कि बच्चों के हाथ में इस टेक्नोलॉजी के आ जाने से या फिर मोबाइल के आने से उनका स्मार्टली यूज नहीं हो रहा है। नो डाउट प्रॉफिटेबल्स है, क्योंकि इस सिचुएशन में जहां हम लोग घर में लॉकडाउन है, तो उस केस में वही एक जरिया है जिसके थ्रू हम अपने एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, अपने नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं वो बच्चे जो इमेच्योर्ड हैं या फिर इधर से मेच्योर्ड नहीं है, वो मोबाइल का और जो यूज होना चाहिए, जो यूजफुल फिजिबल यूज होना चाहिए, उस फिजिबल यूज नहीं कर पा रहे हैं, उनके मिस यूज हो रहे हैं। बहुत सारे तो ऐसे भी बच्चे हैं, तो मतलब उसकी यूज के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्पीकर्स जो हमारे लास्ट वीक जुड़े थे उन लोगों ने भी इस बात पर कमेंट किया कि मोबाइल का स्मार्टली यूज होना सही है। आपके हिसाब से सर मोबाइल्स के यूज पर आपकी क्या व्यवहार है, क्योंकि आप भी इस बात को जरूर अपने आसपास नोटिस करते होंगे कि सेलफोन या मोबाइल या कोई भी टेक्नोलॉजी है उसका स्मार्टली यूज कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, उस पर सर प्लीज टिप्पणी करें।
सेल फोन, मोबाइल फ़ोन या कहिए कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग प्रिपरेशन, तो आप उसको यूज़ ऐसा कीजिए कि आपको वो हेल्प करे तैयारी में, ना कि वो डिस्ट्रैक्शन बने। आप किस तरह के ग्रुप्स, किस तरह के पेजेस लाइक करते हैं, इस पे आपका पूरा जो दिन का जो ख्याल आपके दिमाग में आते हैं वो सब उस पर डिपेंड करते हैं। तो आप इस तरह के ग्रुप्स, इस तरह के पेजेस, इस तरह के अकाउंट्स को सब्सक्राइब कीजिए जहाँ से आपको मोटिवेशन मिले, कुछ कंटेंट मिले आपके तैयारी से रिलेटेड। तो उससे क्या होगा कि जब आप किताबों से बोर होकर थोड़ा ऑफ टाइम लेंगे, मोबाइल पे जाएंगे, तो आपको फिर से वो अननोइंगली, आप सबकॉन्शियसली आप फिर तैयारी की चीज़ों में ही लगे रहेंगे। तो मेरा एडवाइस है कि मोबाइल या आईपैड या जो भी टेक्नोलॉजी आजकल आ गई है, सोशल मीडिया, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, पर आप उसका लिमिटेड इस्तेमाल करें और जो आपके काम की चीज़ें हैं उसको ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, उसको ज़्यादा फॉलो कीजिए। एक फिक्स टाइम रखिए कि मैं उस टाइम ही सोशल मीडिया, व्हाट्सएप या फेसबुक करूँगा, बाकी टाइम जो है मैं पढ़ाई करूँगा। फ़ोन को म्यूट पे रखिए। तो ये मेरे ख्याल से आप टाइम को यूटिलाइज कर पाएंगे। और टाइम मैनेजमेंट जो होता है, बेसिकली आपको खुद को मैनेज करना होता है। यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ विद इन दैट टाइम। ये 24 घंटा है सबके पास और यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ टू गेट द थिंग्स डन इन बेस्ट पॉसिबल वे इन दैट 24 आवर्स। तो आप इस तरह से अपनी आदतें बनाइए कि आपका जो 24 घंटे का समय हो बेस्ट यूटिलाइज हो। यू कैन नॉट मैनेज टाइम बट यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ इन दैट टाइम। सर यूपीएससी में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं या फिर हम लोग आउटकम्स देखते हैं, जैसे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस। तो बच्चों के बीच में एक जिज्ञासा होता है कि यूपीएससी में एग्जाम्स सबके सेम हैं, डिफरेंट हैं, ये क्या है यूपीएससी? थोड़ा सा एक शॉर्ट टाइम में अगर आप यूपीएससी में क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं ग्रेजुएट्स के लिए, टेक्निकल ग्रेजुएट्स के लिए, उसके ऊपर एक टिप्पणी कर दे तो ज़्यादा बेहतर। जी, यूपीएससी कई एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है, जिसमें सबसे फेमस है हमारा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, और भी एग्जामिनेशंस हैं जैसे स्टैटिस्टिकल सर्विस है, इकोनॉमिक सर्विस है। पर मैंने जो क्रैक किया वो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन था, जिसमें आपका इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो होता है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आपने इसमें ग्रेजुएशन किया है तो आप ऑप्ट कर सकते हैं। मैंने सिविल इंजीनियरिंग के थ्रू ये एग्ज़ाम दिया था और इससे आप जो भी डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं एज इंजीनियर। पर आप अगर नॉन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के थ्रू यूपीएससी निकालने में इंटरेस्टेड हैं या कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं तो आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज में भी जा सकते हैं। उसके थ्रू जो करियर ऑप्शंस हैं, वो पुलिस में जा सकते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, टैक्सेशन का जो डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स या कस्टम्स, या फॉरेन सर्विस में आपको अगर इंटरेस्ट है, आप एम्बेसडर बनना चाहते हैं, डिप्लोमेट बनना चाहते हैं, तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू आप जा सकते हैं। फॉरेस्ट सर्विस का भी एक अलग एग्जामिनेशन होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो उसके थ्रू जो फॉरेस्ट के अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति होती है। तो कई एग्जाम्स हैं डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट, योर सब्जेक्ट है जहाँ पर हर बच्चों के बीच में कंफ्यूजन होता है। इवन हम लोग जो फैकल्टीज जो बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, होता है क्या कि बच्चे के बीच में ये रहता है कि सर यूपीएससी इज द वन ऑफ द बेस्ट एंड आई थिंक द बेस्ट प्लेटफॉर्म और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो होता है। और अगर कोई सिविल सर्विस करना चाहता है, यूपीएससी सिविल सर्विस क्रैक करना चाहता है, तो उनका ये व्यू है कि सर अगर हम सिविल सर्विस के पैटर्न को देखें, एग्जाम पैटर्न को देखें, तो उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो सोशल स्टडी, जनरल स्टडी से हो जाते हैं, टेक्निकल्स के सवाल होते नहीं है। ठीक है, तो उनका कहना है कि अगर टेक्निकल का सवाल है नहीं, यूपीएससी क्रैक करना है, तो हम फिर टेक्निकल लाइंस को ऑप्ट ही क्यों करें? मतलब 10th के बाद हम क्यों ना आईएएस या आईए, बीए या फिर नॉर्मल आर्ट्स सब्जेक्ट या फिर एसएसटी के सब्जेक्ट के साथ अपने आप को ग्रेजुएट करें? क्यों हम जाएंगे एनआईटीज, आईआईटीज की प्रिपरेशन 2 लेवल पर करने से अच्छा है कि एक ही स्ट्रीम लाइन में फ्लो हो, एक ही लाइन में हम प्रिपेयर करें, यूपीएससी को डायरेक्ट क्रैक करें। तो क्योंकि रिजल्ट को देखें तो कहीं ना कहीं एक बड़ी संख्या में एनआईटीएस, आईआईटीएस भी हैं जो सिविल सर्विस के भी रिजल्ट्स में लिस्टेड होते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू पर आपका क्या रहता है कि अगर वाले कि यूपीएससी के बारे में अगर बच्चा जाना ही चाहता है, तो क्या आपको लगता है कि टेक्निकल फील्ड में जाना, आना जाना, क्या उनका डिसीजन सही है नहीं है, क्योंकि इनका कोई एडवांटेज है कि नहीं? प्लीज सर उस पर। टारगेट यूपीएससी है तो इंजीनियरिंग क्यों या मेडिकल क्यों, ये बहुत ही जेन्युइन सवाल है। पर अभी जो हमारे पास जो एस्पिरेंट्स मौजूद हैं वो मोस्टली
इंजीनियरिंग या मेडिकल के ही हैं और उनको आगे भविष्य में शायद यूपीएससी वो अटेम्प्ट करें, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यूपीएससी करना है तो आप इंजीनियरिंग या मेडिकल ही करें, पर आप जो भी करें आपका जहाँ इंटरेस्ट है, क्योंकि ये परीक्षा इंजीनियरिंग मेडिकल की 12th क्लास पे होती है, तो उस समय आपकी जो प्राथमिकताएं हैं, जो आपका इंटरेस्ट है, उस हिसाब से आप एक करियर ऑप्शन चूज करते हैं जो कि सेफ रहे, जहाँ पे मुझे प्लान ए, प्लान बी, सी सब मिले, ऐसा एक ऑप्शन चाहिए होता है। तो पेरेंट्स का भी फोकस रहता है कि इंजीनियरिंग या मेडिकल में से कुछ करा दें, बाद में देख लेगा लड़का अपने हिसाब से। तो ठीक है, आप इंजीनियरिंग या मेडिकल में जो आपको सूट करता है, जहाँ आप कंफर्टेबल हैं, जहाँ आपको सेवा करने की इच्छा है, उस हिसाब से आप 12th में चूज़ करें। और अगर आप दृढ़ संकल्पित हैं, आपको बहुत क्लियर हो चुका है 12th क्लास में ही कि मुझे आईएएस, आईपीएस या सिविल सर्विसेज की किसी डिपार्टमेंट में जाना है, तो आप ग्रेजुएशन भी ऑप्ट कर सकते हैं और आप अच्छे कॉलेज से, डीयू है या बीएचयू है और भी कई जो इंडिया के टॉप कॉलेजेस हैं जहाँ नॉन इंजीनियरिंग और मेडिकल की अच्छी पढ़ाई होती है, आप वहाँ जा सकते हैं। वहाँ यूपीएससी का एनवायरनमेंट होता है, आप वहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। अभी रिसेंटली ऐसा देखा गया है कि इंजीनियर्स को ज़्यादा सफलता मिल रही है यूपीएससी में, तो लोगों को लगता है कि इंजीनियर बन जाते हैं, पर ऐसा बिल्कुल गलत है। इंजीनियर्स की संख्या ज़्यादा है, इसलिए जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उसमें इंजीनियर्स ज़्यादा पाए जाते हैं, पर नॉर्मल ग्रेजुएट्स का भी स्कोर काफ़ी अच्छा है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। कई टॉपर्स कई बार मैंने देखा है कि नॉन इंजीनियरिंग या नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से होते हैं। तो दोनों अलग चीज़ें हैं, आप किस स्टेज ऑफ माइंड और किस स्टेज ऑफ लाइफ पे हैं, उस हिसाब से आप इंजीनियरिंग या मेडिकल चुनते हैं। और यूपीएससी की क्लैरिटी अगर आपको 10th, 12th, 12th पे हो गई है तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं, पर ये ख्याल रखें कि आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसी में करियर ऑप्शन खोजें। आप कोई ऐसा सब्जेक्ट ना चूज़ कर लें कि आपको अगर साइंस पसंद है लेकिन मुझे यूपीएससी करना है तो मैं इकोनॉमिक्स ले लेता हूँ और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन करने के लिए सोच रहा हूँ। तो ये मैं एडवाइस नहीं करूँगा। मेरा क्लियर कट सजेशन है कि जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसी में आगे बढ़िए, ये ध्यान रखते हुए कि इसमें करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं। सर, बहुत सारे बच्चों के बारे में बात करें या फिर बहुत सारे ऐसे भी इवेंट्स होते हैं जब देखा जाता है कि कोई अच्छा स्टूडेंट अपने पूरे डेडिकेशन के साथ अच्छा वर्क भी करता है, बट किसी कारण से समहाउ फेलियर हो जाता है। जैसे लाइक कुछ छोटे मूवीज के बाद बहुत सारे लोगों का ये रहा कि नहीं, यस एक ऐसा भी फेज आता है कि लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं खुद से कि रिजल्ट आएगा, बट वो फेल कर जाते हैं, तो किसी न किसी तरह के नेगेटिव फीलिंग्स जनरेट होने लगते हैं। उस केस में सर आपका क्या है कि अगर मैं उन बच्चों की बात करूँ जो बहुत अच्छा वर्क करते हैं, फुल डेडिकेशन से करते हैं, क्योंकि सक्सेस की कोई गारंटी होती नहीं है, तो इन केस अगर वो कभी फेल करते हैं तो उनके लिए प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए सर, उसको लेकर के प्लीज करें। प्लान बी, हाँ, ये भी प्लान बी की बात लोग करते हैं, पर मैंने जो बात पहले भी कही है कि फोकस और डिटर्मिनेशन, जब आप फोकस और डिटर्मिनेशन के साथ कोई काम कर रहे होते हैं तो आप फेलियर का सोच नहीं सकते हैं। तो इसलिए प्लान बी इनिशियली बनाने का कोई लॉजिक नहीं है। जब आप फेल हो ही जाओगे, अनफॉर्चुनेट रहोगे, किसी वजह से आप अपना प्लान ए अचीव नहीं कर पाओगे, तो आई बिलीव एवरीवन कैन वर्क आउट देयर प्लान बी। तो प्लान बी के लिए कोई हड़बड़ी नहीं है। आप पहले प्लान ए ऐसा सॉलिड प्लान बनाइए, प्लान ए बनाइए और ओनली प्लान बनाइए और अचीव कीजिए। प्लान बी के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके रिश्तेदार, परिवार में कोई ना कोई आ जाएगा जब आप फेल होंगे और आपको प्लान बी सजेस्ट कर देगा। आप प्लान ए फुल फोकस के साथ, फुल डेडिकेशन विथ करेक्ट अप्रोच एंड प्लानिंग अप्रोच कीजिए। एंड आई बिलीव कि इफ़ यू डू योर हार्ड वर्क एंड विथ मोटिवेशन यू गो अहेड in correct way, you will definitely achieve. So I don't suggest making any plan B initially, and I clearly said कि someone will intervene after you do not succeed, then somebody will definitely come and with whom you can sit and decide your plan B, C or whatever you can do in life. बातों से हमें विश्वास है कि बहुत सारे बच्चों को छोटे छोटे डाउट्स को सर क्लियर हुआ, बहुत सारे पेरेंट्स भी हमसे इन्वॉल्व हैं, जुड़े हैं, तो उनको बहुत फायदा हो रहा होगा। तो मैं आपके समय में बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि अब 9th to 12th के बच्चे जो एक डायलेमा फेज है, एकदम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, उस समय में समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे ना करे, किन की बातों को माने क्या नहीं करे,
उन बच्चों के लिए आपके स्पेशल अटेंशन में कोई मैसेज क्या हो सकता है, उसे देना चाहें तो प्लीज। 9 से 12 के बच्चों को मेरी एडवाइस ये है कि आप जितना जल्दी हो सके लाइफ में क्लियर हो जाएं कि आपको क्या करना है। जितनी जल्दी आपको क्लैरिटी आएगी टुवर्ड्स योर गोल, व्हाट गोल यू वांट टू अचीव इन लाइफ, इट विल बी बेटर फॉर देम। बिकॉज वो जो एज है वहाँ आप फाउंडेशन रखना शुरू करते हैं अपने करियर का, तो आप बहुत ही सोच समझ के करियर ऑप्शन इफ़ पॉसिबल आप उसी एज में डिसाइड करें। और वो एक जो एज है वो काफ़ी हार्मोनल चेंजेस उस एज में होते हैं, तो आप उससे भी डिस्ट्रैक्ट ना हो और फोकस्ड रहें अपने करियर पे। कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपका मिशन कॉम्प्रोमाइज़ हो या गोल कॉम्प्रोमाइज़ हो। मेरा यही एडवाइस है कि 9 से 12 के बच्चे अपने पेरेंट्स की सलाह मानें, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें। कोई शौक़ है तो उसको भी खाली टाइम में ज़रूर पूरा करें, पर ऐसा कोई काम ना करें जिससे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो, एक लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस हो, नेगेटिवली आपके लाइफ को या करियर को इम्पैक्ट करे। ऐसा कोई रिश्ता ना बनाएं जो आपको अलग डायरेक्शन में ले जाए। आप अगर बिल्कुल जो अचीव करना चाहते हैं उसे अचीव करने के लिए जिस तरह का फ्रेंड सर्कल, जिस तरह का ग्रुप या जिस तरह के लोगों के साथ आपको जुड़ के रहना चाहिए, आप उस तरह के लोगों के साथ रहें और फोकस जितना ज़्यादा हो सके बना के रखें, डिस्ट्रैक्शन जितना कम हो सके ये करें। और पेरेंट्स की बात बिल्कुल मानें, पेरेंट्स आपका भला सोचते हैं, आप पेरेंट्स की बातों को इग्नोर ना करें, पढ़ाई पे ध्यान दें। और बिल्कुल पढ़ाई इतना ज़्यादा भी ना करें कि बोरिंग हो जाए लाइफ, आप एंजॉय भी करो, बैलेंस बना के चलिए। क्योंकि 9 से 12 के बीच जो आप करेंगे उसी से आगे का आपका एक ज़िंदगी का हिस्सा कैसा बीतेगा ये डिसीजन होता है। तो उस समय आप बहुत ध्यान से माता पिता के हिसाब से अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और जो भी आप करना चाहते हैं, अगर कोई खेल कूद में कुछ आगे करना चाहता है तो फोकस रहें अपने गोल के प्रति। कंक्लूडिंग रिमार्क्स मेरा यही है कि अभी कोविड का डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, आप लोग सब मेंटल बैलेंस बना के रखें, आप परेशान ना हो, ये बुरा समय है, निकल जाएगा। आप अपने गोल पे, करियर पे या जो भी आपने अपनी ज़िंदगी में करने के लिए सोच रखा है उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग, रिसोर्सेज, इस पे आप समय बिताइए, सोचिए समझिए कैसे क्या करना है लाइफ में। आप पॉजिटिव रहिए और किसी भी दिक्कत में अपने मेंटर, पेरेंट्स, बड़े भाई बहन जो भी आपके पास अवेलेबल हों फ्रेंड सर्कल में, उनसे सही एडवाइस लीजिए और पॉजिटिव रहिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट एंड बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर, और थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग अस। तो हम लोग रेगुलर मिलते रहेंगे, फॉलो योर ड्रीम सेशन में और भी गेस्ट आते रहेंगे। घर पर रहिए, सेफ रहिए, और कोविड हमारे पास ऑलरेडी हमारे आसपास में कोविड के केस कम होने लगे। हम आप जो भी सवाल अगर पूछना चाहते हो इनकेस हमारे अगले स्पीकर्स वगैरह से या कुछ कहीं भी कुछ भी हो, आपके मन में कोई भी डाउट हो, प्लीज़ इस वीडियो से कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि हम लोग उस हिसाब से नेक्स्ट स्पीकर के सामने उन सब डाउट्स को रख सकें, लोग उनको डिस्कस कर सकें। और होप यू आर बेस्ट, स्टे एट योर होम, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।